जरा सोचिए, भारत के घने जंगलों में एक पूरी की पूरी दुनिया छिपी हुई थी। सदियों से बस किसी के खोजे जाने का इंतजार कर रही थी। एक ऐसी दुनिया जो कला और आस्था से तो भरी थी, लेकिन फिर वक्त की गहराइयों में कहीं खो गई। तो ये कहानी शुरू होती है भारत के महाराष्ट्र में वाघोरा नदी की एक घाटी से। अब यहाँ क्या था? यहाँ एक बहुत बड़ी चट्टान को आप कह सकते हैं घोड़े की नाल के आकार में काट कर मंदिरों की एक ऐसी कमाल की श्रृंखला बनाई गई थी कि बस देखते रह जाएं। और वक्त था 28 अप्रैल 1819 का। एक नौजवान ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर, नाम था जॉन स्मिथ, वो यहाँ एक बाघ का शिकार करने के लिए निकले थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो बाघ की जगह इतिहास के सबसे बड़े खजानों में से एक को ढूंढ निकालने वाले हैं। तो चलिए पहले हिस्से पर आते हैं, एक शिकारी की वो अचानक हुई खोज। देखिए, ये सब शुरू हुआ एक लोकल लड़के की दी हुई एक छोटी सी टिप से। हुआ ये कि इनाम की उम्मीद में एक चरवाहे लड़के ने कैप्टन स्मिथ को चट्टान पर बने एक बड़े ही रहस्यमयी मेहराब, मतलब एक आर्च की तरफ इशारा किया। अब जैसे ही स्मिथ गुफा नंबर 10 के अंदर पहुंचे और उन्हें समझ आया कि उन्होंने कितनी बड़ी चीज खोज निकाली है, तो वो खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने वहीं दीवार पर अपना नाम लिख दिया, जॉन स्मिथ, 28वीं कैवलरी, 28 अप्रैल 1819। कमाल की बात है ना? ये लिखा हुआ आज भी वहां मौजूद है। तो सवाल यह है कि आखिर अंदर ऐसा कौन सा जबरदस्त खजाना छिपा हुआ था? स्मिथ की आंखों के सामने जो नजारा था वो सच में हैरान कर देने वाला था। बड़े बड़े मठ जैसे हॉल और उनकी दीवारें, उनकी छतें, हर जगह शानदार पुराने पेंटिंग्स बने हुए थे। सोचिए, कला का एक ऐसा सागर जो सदियों से दुनिया की नजरों से छिपा हुआ था। और यहीं से हम आते हैं दूसरे हिस्से पर, समय में खोया हुआ एक खजाना, 800 सालों की भूली बिसरी कला का पर्दाफाश। देखिए, ये सिर्फ कुछ पेंटिंग्स नहीं थीं, ये तो चट्टानों को काट कर बनाए गए 29 बौद्ध मंदिरों का एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स था, जिसे बनाने में सदियां लगीं और फिर उसे भुला दिया गया। ये जो कला का सफर था ना, ये कोई छोटा मोटा नहीं, बल्कि करीब 800 सालों तक चला। सोचिए जरा, इसकी शुरुआत हुई 1000 एडी के आसपास, जब सबसे पहली गुफाओं यानी गुफा नंबर 9 और 10 में पेंटिंग्स बनी। फिर सदियां बीत गईं। 350 एडी में गुप्त काल के दौरान ये कला और भी निखरी। फिर आया 500 एडी का गोल्डन पीरियड, वाकाटक राजवंश का जमाना, जब गुफा 16 और 17 में तो मास्टरपीस बने। और आखिर में करीब 628 एडी तक आते आते गुफा 1 और 2 के साथ ये कला अपने पीक पर पहुंच गई। 800 साल, न जाने कितनी पीढ़ियां और एक ही मकसद। अच्छा, तो इन दीवारों पर आखिर बना क्या है? ये सिर्फ तस्वीरें नहीं हैं, ये तो पूरी की पूरी कहानियां हैं। ज्यादातर पेंटिंग्स बौद्ध धर्म से जुड़ी हैं। इनमें सबसे खास है 550 जातक कथाएं, यानी बुद्ध के पिछले जन्मों की कहानियां। बोधिसत्व, मतलब वो लोग जो ज्ञान के रास्ते पर हैं, वो भी इन पेंटिंग्स में खूब दिखते हैं। और हाँ, छतों पर भी नजर डालना मत भूलना, वो पेड़ पौधों और जानवरों के खूबसूरत डिजाइनों से सजी हुई हैं। कुल मिलाकर ये पेंटिंग्स उस जमाने की जिंदगी, कल्चर और पहनावे को देखने की एक खिड़की की तरह हैं। अब आते हैं तीसरे भाग पर, इन पुरानी दीवारों के राज, इन मास्टरपीस के पीछे की टेक्निक और उनका मतलब क्या है। भाई, सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि आखिर ये पेंटिंग्स बनाई कैसे गईं, जो 2000 साल बाद भी हम सबको ऐसे हैरान कर देती है। इसका जो तरीका था वो बड़ा ही ध्यान से करने वाला काम था। देखिए, सबसे पहले चट्टान की खुरदरी दीवार पर मिट्टी, गाय के गोबर और चट्टान के चूरे का एक मोटा प्लास्टर लगाया जाता था। फिर उस बेस के ऊपर अंडे के छिलके जितना पतला एक सफेद और चिकना प्लास्टर चढ़ाया जाता था। इसके बाद गहरे लाल रंग से पूरी पेंटिंग का एक आउटलाइन तैयार होता था और सबसे आखिर में इस सूखी और पॉलिश की हुई सतह पर असली रंग भरे जाते थे। इसी कमाल की टेक्निक को कहते हैं टेम्परा। इसमें होता यह है कि रंगों को अंडे की जर्दी जैसे किसी बाइंडर के साथ मिलाया जाता है। अब ये असली फ्रेस्को टेक्निक से अलग है, क्योंकि इसे सूखी सतह पर किया जाता है और इसी वजह से आर्टिस्ट को बहुत ज्यादा डिटेल में काम करने की आज़ादी मिल जाती थी। और इसी टेक्निक का सबसे बेहतरीन, सबसे शानदार उदाहरण है अजंता की सबसे आइकॉनिक पेंटिंग, बोधिसत्व पद्मपाणि। ये गुफा नंबर 1 में है। चलिए जरा इस पर करीब से नजर डालते हैं और समझते हैं कि ये इतनी खास क्यों है। इस पेंटिंग की हर एक डिटेल का एक गहरा मतलब है। जरा उनकी आंखों को देखिए, नीचे की ओर झुकी, कमल के जैसी, जो करुणा और वैराग्य दिखाती हैं।
गले में मोतियों की वो अकेली लड़ी, एकावली, वो उनके शाही होने का सबूत है। हाथ हाथी की सूंड की तरह लंबे और ताकतवर हैं, जो एक महापुरुष की निशानी है। लंबी पतली उंगलियों से उन्होंने बड़े प्यार से एक कमल पकड़ा हुआ है, जो कि पवित्रता का सिंबल है। और सिर पर वो ऊंचा सजा हुआ मुकुट बताता है कि वो एक राजकुमार हैं। मतलब एक ही समय में ये पेंटिंग सेंशुअस भी है और डिवाइन भी, मटीरियलिस्टिक भी है और स्पिरिचुअल भी। और यही जो विरोधाभास है ना, यही इस पेंटिंग की आत्मा है। दुनिया की शान शौकत और मन की शांति का एक साथ दिखना कमाल है। चलिए अब हम अपने आखिरी हिस्से की तरफ चलते हैं, दुनिया के लिए एक विरासत। कैसे एक जगह जो लुट रही थी वो एक ग्लोबल ट्रेजर बन गई। तो देखते हैं कि इस खोज के बाद इन गुफाओं के साथ हुआ क्या और आज ये किस हाल में हैं। देखिए, शुरू में 1820 के आसपास बहुत बुरा हाल था। यहां आने वाले अफसर दीवारों से पेंटिंग्स उखाड़ कर ले जाते थे। हद तो तब हो गई जब एक केयरटेकर ही टूरिस्ट्स को याद के तौर पर पेंटिंग्स के टुकड़े बेचने लगा। बहुत ही दुख की बात है। लेकिन शुक्र है कि आज हालात बिल्कुल अलग हैं। आज ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI के अंडर एक प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है और पूरे दुनिया इसे एक ग्लोबल हेरिटेज साइट मानती है। और इसी ग्लोबल इंपॉर्टेंस को पहचानते हुए साल 1983 में अजंता की गुफाओं को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला और इसके साथ ही ये हमेशा के लिए दुनिया का एक अनमोल खजाना बन गईं। तो आखिर में बस एक ही सवाल मन में घूमता रहता है कि हजारों साल पहले लगभग अंधेरे में सिर्फ मशालों की टिमटिमाती रोशनी में काम करते हुए उन कलाकारों ने रोशनी और जिंदगी से भरी एक ऐसी दुनिया रच कैसे दी जो आज भी हम सबको अपनी तरफ खींचती है। शायद यही अजंता का सबसे बड़ा रहस्य है और उसकी सबसे बड़ी कामयाबी भी।